हम अस्थि धातु ये टॉपिक देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने प्रीवियस लेक्चर में अस्थि धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, अस्थि धातु के स्थान में उसके स्रोतस के मूल स्थान तथा अस्थि धरा कला और अस्थि धातु का पांचभौतिक संगठन, यह 6 पॉइंट हम देख चुके हैं। इसके बाद इस लेक्चर में हम उसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो 7 नंबर का पॉइंट है अस्थि धातु के गुण। ओके, तो अस्थि धातु के गुण कौन से होते हैं? तो अस्थि धातु के गुण है वो है लघु, खर और रुक्ष। मुख्य गुण जो है उसके वो ये है। अब अस्थि के अंतर्गत लघु गुण जो होता है वो क्या कार्य करता है? तो शरीर में अस्थियों के जो अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं उसके अंतर्गत जो नलिका अस्थि है, लॉन्ग बोन मॉडर्न के अनुसार हम उसे कह सकते हैं, तो नलिका अस्थि में स्थित अवकाश निर्माण होकर शरीर का चलन वलन यानी मूवमेंट होती है। इस लघु गुण से अवयवों का भारीपन कम होता है। तो कोई भी लॉन्ग बोन जो होते हैं, लॉन्ग बोन के बीच मज्जा धातु जहाँ पे स्थित रहती है, उस अवकाशीय भाग को बनने के लिए वहां पे वायु महाभूत कार्य करता है। और वायु महाभूत हमने पंचभौतिक संगठन में देखा है कि पृथ्वी और वायु महाभूत इसका अस्थि धातु में आधिक्य होता है और वायु महाभूत के कारण अस्थि में सुषिरता निर्माण होती है। ये सुषिरता हमें मुख्यतः जो नलिकास्थि होती है, जो लॉन्ग बोन होती है, उसमें दिखाई देती है जहाँ पे मज्जा धातु का स्थान रहता है। तो वहां पे वो सुषिरता होने के कारण जो हमारी मूवमेंट होती है, ओके, उसमें सहायता होती है। क्योंकि उस स्पेस में अस्थि धातु जो स्ट्रांग होता है वो नहीं होने के कारण बॉडी का जो वेट होता है वो बॉडी का वेट कम हो जाता है, हल्का बनाता है। ओके, तो ये लघु गुण इस प्रकार से कार्य करता है अस्थि धातु में। उसके बाद खर तथा वृक्ष, वायु है, इसकी वजह से खर व वृक्ष ये गुण भी वहां पे हम देखते हैं। उसके बाद इससे ही संबंधित एक श्लोक हम देखते हैं। चरक चिकित्सा स्थान 15/30 और 31। चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 30वां तथा 31वां श्लोक। पृथ्वी अग्नि अनिलादि नाम संघात श्लेष्मना कृत खरत्व प्रकृति अस्त्या जायते अस्थि तथो नाम। यह श्लोक हम पिछले जब हमने व्युत्पत्ति देखी, व्युत्पत्ति में भी हम ये श्लोक देख चुके हैं। वही श्लोक यहाँ पे फिर से आया है। उस श्लोक का अर्थ तो उस वक्त हमने देख लिया था कि मेघ धातु अपनी अग्नि से पककर पृथ्वी, अग्नि और वायु का सहयोग प्राप्त कर खर बन जाता है और उस खर हुई मेदा का नाम अस्थि कहा जाता है। यहाँ पे वो श्लोक फिर से क्यों आया है? यहाँ पे वो श्लोक इसलिए आया है क्योंकि इस श्लोक के द्वारा हमें उसके जो गुण होते हैं वो समझने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पे उसका अर्थ न देखते हुए इस श्लोक से हमें गुण के बारे में जो पॉइंट्स लेने हैं, जो समझ लेनी है, वो समझते हैं। आहार में स्थित पार्थिव व वायवीय घटकों का संघात कफ दोष के वजह से होकर उसके ऊपर अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होकर खर व वृक्ष गुणात्मक
स्थायी अस्थि धातु की निर्मित होती है। आहार में स्थित जो भी पार्थिव वायु घटक होते हैं, पार्थिव यानी पृथ्वी महाभूत प्रधान और वायु यानी वायु महाभूत प्रधान, उस घटकों का संघात, संघात का मतलब होता है संयोग होना, इन दोनों का संयोग होता है, अस्थि अग्नि की उसके ऊपर प्रक्रिया होती है और उसके बाद फिर अस्थि धातु का निर्माण होता है। लेकिन पार्थिव और वायु घटक, इसका संघात जो होता है, संयोग जो होता है, संयोग करने का जो कार्य होता है वो कफ दोष का होता है। कफ दोष का ये कार्य होता है कि वो संयोग इस कार्य की पूर्ति करता है। तो पार्थिव वायु घटक युक्त जो आहार होते हैं उसका ग्रहण करने के बाद उसका संघात जो होता है वो कफ दोष से होकर उसके ऊपर अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होती है और उसके बाद खर व वृक्ष गुणात्मक स्थायी अस्थि धातु का निर्माण होता है। तो कफ का जो संघात होता है, यही विशेष बात यहाँ पे बताई गई। पृथ्वी वायु महाभूत की वजह से अस्थि में कुछ गुण निर्मित होते हैं, क्योंकि वहां पे पृथ्वी इस महाभूत के भी गुण रहेंगे और वायु इस महाभूत के भी गुण रहेंगे। तो पृथ्वी की वजह से जो गुण प्राप्त होते हैं अस्थि धातु को, वह है कि अस्थि स्थूल होती है, स्थिर होती है, सार युक्त होती है यानी मजबूत होती है, कठिन होती है, ओके, स्ट्रांग रहती है। ये गुण पृथ्वी महाभूत के द्वारा हमें अस्थि धातु में दिखाई देते हैं, जबकि वहां वायु महाभूत के कारण उसमें खर वृक्ष सच्छिद्रता यह गुण उत्पन्न होते। खर वृक्ष और सच्छिद्र का मतलब होता है जो कोरल लाइक स्ट्रक्चर, सुशीरता उसमें बनती है अस्थि में, उसी को सच्छिद्र कहा जाता है। कोरल जो होता है आपने देखा होगा तो उसमें होल्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें वायु महाभूत के कारण अस्थि में दिखाई देता है। ओके, तो खर वृक्ष और सच्छिद्रता ये लक्षण हमें वायु महाभूत के कारण अस्थि धातु में दिखाई देते हैं। ये गुण जो होते हैं वो उसके कारण उसमें उत्पन्न होते हैं। तो ये श्लोक फिर से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में ही भेज चुका हूँ। उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अस्थि धातु की उत्पत्ति। अब उस अस्थि धातु की उत्पत्ति किस के द्वारा होती है और किस प्रकार से होती है। तो अस्थि धातु की उत्पत्ति में जो आहार होता है, जो अस्थि धातु को निर्माण करता है, उस आहार के सेवन के कारण उसकी निर्मित होगी। तो अगर ऐसा आहार देखेंगे तो दूध यानी मिल्क, साबुत अनाज, उसके बाद फिर एग्स यानी अंडे, ये जो आहार्य घटक होते हैं, इन घटकों के द्वारा अस्थि धातु की निर्मित होती है। अगर न्यायों के अनुसार देखा जाए तो केदारी कुल्य जो न्याय है, केदारी कुल्य न्याय से जो भी आहार लिया गया उसका त्रिधा परिणमन होगा और मेद धातु से हमें जो सूक्ष्म अंश मिलता है उसके ऊपर अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होकर हमें स्थूल अस्थि धातु, अस्थि का मल, अस्थि का मल होता है केश, लोम तथा नख। केश का मतलब होता है सर का बाल, लोम का मतलब होता है शरीर के ऊपर के बाल, तथा श्मश्रु भी इसी के अंतर्गत आते हैं। श्मश्रु का मतलब होता है जो मेल्स में बियर्ड के हेयर्स होते हैं, दाढ़ी के बाल जो होते हैं उसको कहा जाता है। और नाखून ये अस्थि के मल होते हैं। और सूक्ष्म मज्जा पोषक अंश जो मज्जा धातु निर्मित के लिए हमें आगे देना होता है। इस प्रकार से त्रिधा परिणमन में हमें
अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होने के कारण घटकों की प्राप्ति होती है। अस्थि धातु स्थिर होता है व अस्थि पोषक अंश द्रव होते हैं। ओके, तो पहले तो द्रव युक्त मेद धातु होता है, उसके ऊपर प्रक्रिया होकर खर अस्थि का निर्माण होता है और उसके ऊपर पुनश्च प्रक्रिया होकर उसका लिक्विड द्रव युक्त मेद धातु में परिवर्तन होता है। अस्थि पोषक अंश द्रव होने की वजह से स्रोतसों से द्रव अस्थि का वहन होता है, यानी जब उसके ऊपर अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होती है, अस्थि अग्नि की प्रक्रिया होने के बाद हमें स्थूल अस्थि धातु तो मिलता है, लेकिन द्रवयुक्त जो मज्जा पोषक सूक्ष्म अंश बनने वाला होता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अस्थि पोषक अंश द्रव्य की वजह से स्रोतसों से द्रव अस्थि का वहन होता है, और वो जो द्रव अंश होता है वो यानी अस्थि के भीतर ही रहने वाला मज्जा धातु होता है, और मज्जाग्नि की प्रक्रिया होकर जो स्थूल मज्जा है वो वहां पे निर्मित हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं अस्थि धातु का पोषण का काल। अस्थि धातु की पोषण के काल में अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग मत बताए गए हैं। जैसे पराशर आचार्य जो है, ये जो पॉइंट्स है ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट है, इसीलिए ध्यान में रखिए। पराशर आचार्य ने कहा है कि अस्थि धातु का पोषण काल जो होता है वो 6 दिन का होता है। इसी विचार को मान्यता चक्रपाणी आचार्य ने में दी है, उनका भी कहना यही है। चक्रपाणी टीका में भी हमें ये उल्लेख मिलता है कि जो अस्थि धातु की निर्मित होती है उसके लिए 6 दिन लगते हैं। चरक मत आपको पता है, उसमें ये कहा गया है कि किसी प्रकार की निश्चित नहीं होती है कि कौन सा धातु बनने के लिए कितने समय का काल लगता है। धातुअग्नि तीक्ष्ण होने पर धातु निर्मिति को कम समय लगता है। धातुअग्नि अगर तीक्ष्ण होगी तो धातु निर्मित जल्दी से होगी, कम समय में होगी, लेकिन धातुअग्नि अगर मंद होगी तो उसकी निर्मित के लिए ज्यादा समय लगेगा। उसी के साथ साथ जिस धातु का कार्य ज्यादा उस धातु का पोषण ज्यादा। जिस धातु की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जिसकी मांग हमारी बॉडी करती है, उस वक्त उस धातु का पोषण ज्यादा मात्रा में करके शरीर के लिए उसकी उपलब्धता हमें प्रदान की जाती है, और उस धातु की आवश्यकता ज्यादा होने के कारण उसी प्रकार के आहार ग्रहण करने की इच्छा व्यक्ति में निर्माण होगी। जैसे अम्ल शिशिर वृत्ति हमने रक्त में देखा था, तो जिस प्रकार का आहार हमने शरीर को ज्यादा लगता है उसकी मांग शरीर करेगा, और वो अगर उसको मिलता है तो उसके ऊपर उस अग्नि की विशिष्ट प्रक्रिया होकर उसकी निर्मित भी जल्दी होगी या ज्यादा मात्रा में होगी। ओके, तो चरक चिकित्सा स्थान में 15/21 संतत्य भोज्य धातु नाम परिवृत्तस्तु चक्रवत, यानी आहार रस से धातु की उत्पत्ति प्रक्रिया का चक्र अखंड रूप से शुरू रहता है और शरीर की जरूरत अनुसार धातु की उत्पत्ति होती है। हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि धातु निर्मित की जो प्रक्रिया होती है वो कितने समय में होती है। धातु निर्मित की प्रक्रिया का जो चक्र होता है वो अखंड रूप से चालू रहता है और शरीर की जरूरत अनुसार, शरीर के आहार अनुसार, शरीर की नीड के अनुसार उसकी निर्मित होती रहती है, और उसकी अग्नि के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड होती है। तो चरक संहिता के अनुसार उसका योग्य काल नहीं है। मैं बार बार ये हर धातु बढ़ाते वक्त इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ अस्थि धातु ही नहीं, सिर्फ धातु निर्मित काल
ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको चरक संहिता का ये मत वहां पे लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के बाद जो चेक करने वाला है उसको ध्यान में आएगा कि इसका नॉलेज परिपूर्ण है, उसको पता है कि अलग अलग संहिताओं के अनुसार बताया गया है कि उसके निर्मिति का काल जो होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे समय याद रखिए, लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि धातु निर्मिति काल का वर्णन कीजिए, तो आपको चरक का मत क्या है, सुश्रुत का मत क्या है, ये लिखना पड़ेगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार उसकी निर्मिति के लिए जो काल लगता है वो है 20 दिन का काल लगता है। ओके, रस धातु निर्मिति के लिए 1 दिन, रक्त धातु की निर्मिति के लिए 5 दिन, मांस धातु के लिए 10 दिन, मेद धातु के लिए 15 दिन तथा अस्थि धातु निर्मिति के लिए 20 दिन। दलहन टीका का जो श्लोक है सुश्रुत सूत्र स्थान 14/14, दलहन टीका सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। तदनंतर ये षड्धात्वा तते प्रत्येकम पंचभिः अहोभिः संपद्यते। हर धातु निर्मिति के लिए 5-5 दिन का कालावधि लगता है, और उसी के अनुसार अस्थि धातु निर्मिति के लिए 20 दिन का काल लगता है। आहार अनुसार हर 5 दिन में के कर्म से प्रत्येक धातु की उत्पत्ति होती है, वो उसके अनुसार अस्थि धातु आहार से परिवर्तित होने के लिए 20 दिन का समय या काल लगता है। अब इसको थोड़ा मॉडर्न से कोरिलेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कहा है कि अस्थि भग्न होने के बाद अस्थि जुड़ने के लिए 21 दिन का काल लगता है। इसके अनुसार सुश्रुतोक्त अस्थि उत्पत्ति काल योग्य है। अगर फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर होने के उपरांत आपको उसकी निर्मिति के लिए जो काल बताया गया है, फिर से बोन बनने के लिए जो समय बताया जाता है, लगभग 21 दिन लगते हैं, और 20 दिन में अस्थि निर्मिति की प्रक्रिया पूर्ण होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो इन दोनों की साधर्म्य से हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का सुश्रुतोक्त जो अस्थि निर्मिति का काल जो है वो सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, अस्थि धातु के कार्य या कर्म, फंक्शन ऑफ अस्थि धातु। इसका जो रेफरेंस है वो है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अस्थिनी देह धारणम मज्जह पुष्टिम। काफी आसान श्लोक है, सिंगल लाइन श्लोक है। इसमें कहा है कि अस्थि के मुख्यतः 2 ही कार्य होते हैं। एक तो देह को धारण करना, आपको पता है शरीर में अस्थि का कंकाल होता है जिसके वजह से हम खड़े हो पाते हैं, या शरीर को एक विशिष्ट प्रकार की आकृति मिली है, शेप एंड साइज ईच एंड एवरी बोन का होता है, और उसी के ऊपर स्थित मांस और मेद के कारण और त्वचा के कारण हमारे शरीर को भी आकार मिलता है। तो देह धारण होता है, ये कार्य अस्थि द्वारा होता है। और उसके बाद जो निर्मित होने वाला मज्जा धातु है उसको पुष्ट करना, ये भी इसका कार्य है। अष्टांग हृदय के अनुसार अगर देखें तो प्रेरणन जीवनम लेपो धारण पूर्णे गर्भपाद्य धातु नाम श्रेष्ठ कर्म श्रुतम। इसके अंतर्गत जो धारण आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/4 में, वो धारण जो है वो अस्थि धातु के लिए है। तो शरीर को धारण करना ये मुख्य अस्थि धातु का कार्य है, और अस्थियों के अवकाश में स्थित मज्जा धातु का पोषण करना, ये उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद अगर अस्थियों का अवलोकन करते हैं तो हमें और उसके कुछ कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अस्थि धातु पर आघात होने पर अस्थि में स्थित मज्जा धातु के कार्य में विकृति उत्पन्न होती है। इस आधार पर मज्जा धारण यह भी अस्थि का कार्य होता है।
मज्जा जो होती है वो अस्थि के भीतर स्थित होती है। अगर किसी प्रकार का शरीर के ऊपर आघात होता है और उसकी वजह से अस्थि को क्षति पहुंचती है तो उसके अंदर स्थित मज्जा को भी क्षति पहुंचती है। तो मज्जा को प्रोटेक्ट करना, मज्जा का संरक्षण करना, क्योंकि वो अस्थि के भीतर ही स्थित होती है, यह भी अस्थि का कार्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके उपरांत शरीर के महत्वपूर्ण अवयव का संरक्षण करना, उदाहरणार्थ मस्तिष्क की हड्डियां यानी क्रैनियल कैविटी। हमारी जो क्रैनियल कैविटी होती है उसके अंदर ब्रेन होता है। ओके, तो जो मस्तिष्क उसके अंदर होता है उसका संरक्षण करना। थोरैसिक कैविटी के ऊपर थोरैसिक ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट्स होता है, उसके बाद लंग्स होते हैं। तो इन अस्थियों के द्वारा उसके अंदर स्थित जो ऑर्गन है उसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है। तो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसका संरक्षण करना, ये कार्य भी अस्थि द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक श्लोक यहाँ पे आया है। उस श्लोक में यह बताया गया है कि अस्थि मांस सीरा में स्थित सुसूत्रता। अस्थि कंकाल होता है, उसके ऊपर मांस और सीरा, ये जाल के रूप में होते हैं। देखने में एक प्रकार का जाल रहता है, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न हर व्यक्ति में देखा जाता है। तो ये जो अस्थि होती है, मांस होता है, सीरा होता है, उनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही उनका कार्य ठीक से चलता रहता है। इस कोऑर्डिनेशन को इस श्लोक में बताने की कोशिश की गई है। सुश्रुत शारीरस्थान 5/25, सुश्रुत शारीरस्थान के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक। मांसानत्र विबध्यानि सीराभिः स्नायुभिरस्था अस्थिन्य अवलंबनम कृता न शीर्यन्ते पतन्ति वा। इसका अर्थ ये होता है कि सीराओं तथा स्नायुओं से मांस अस्थियों से बंधा होता है। इस प्रकार अस्थियों का अवलंबन मिलने से ये नष्ट होते हैं और ये न नष्ट होते हैं न गिरते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो सीरा होती है और स्नायु होता है, इससे मांस अस्थियों से बंधा रहता है। शरीर के अंतर्गत की जितनी भी सीराएं होती है और मांस जो होता है, ये स्नायु के द्वारा यानी टेंडन और लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मांस को जुड़ा हुआ रहता है, मांस सिरा के साथ जुड़े रहते हैं, मांस अस्थि से जुड़े रहते हैं, अस्थि और अस्थि का ज्वाइंट होता है। ये सब चीजें शरीर में जो भी ज्वाइंटिंग फैक्टर्स है एक दूसरे के बीच, मांस अस्थि और सिराओं का, ये कार्य स्नायु के द्वारा किया जाता है। यानी शरीर के अंतर्गत के जो लिगामेंट्स है और टेंडन्स है, ओके, ये कार्य करते हैं। तो ये जो बातें हमने मांस धातु में देख चुकी है। तो ये जो भी कोऑर्डिनेशन उसका रहता है वो स्नायु के द्वारा रहता है, मांस सीरा और स्नायुओं का। और इसके कारण अस्थियों से ये जुड़े रहने के कारण ये नष्ट नहीं होते, क्योंकि अस्थियों से जुड़े रहते हैं और तो उसकी जो मूवमेंट होती रहती है, मूवमेंट होने के कारण उसमें ब्लड जो होता है उसका सर्कुलेशन चालू रहता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तो उसमें एक प्रकार की गति होने के कारण उसका कार्य चलता रहता है। तो उसकी वजह से वो नष्ट नहीं होते हैं और न गिरते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं अस्थि से, इसीलिए वो गिरते नहीं है। तो शरीर के अस्थियों के कारण मांस और सिरा, इसका एक जाल बनता है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है और उसका भी कार्य चलता रहता है और वो उससे बंधे रहते हैं। तो वो उसके ऊपर
अवलंबित रहते हैं, यानी यही कार्य हुआ कि शरीर को धारण करना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये हो गया अस्थियों का कर्म क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अस्थि धातु के प्रकार। तो अस्थि धातु के प्रकार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक और मॉडर्न के हम यहाँ पे सिर्फ उसके नाम लिखेंगे, और उसके जितने भी कार्य वगैरह है वो सब आप रचना में पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ उसके नाम देखते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ बोन होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, उसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की गई है। नलकास्थि पहली होती है, नलकास्थि। नलकास्थि यानी लॉन्ग बोन, जैसे फीमर होता है, टीब या फिबुला होता है, ओके, और अस्थि, जंगास्थि, ये उसके एग्जाम्पल्स है। उसके बाद कपालस्थि। कपालस्थि का मतलब होता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जो होते हैं वो लाइक क्रैनियल कैविटी, ये फ्लैट बोन ही है। उसके बाद जो स्टर्नम होता है वो भी फ्लैट बोन है। उसके बाद तीसरा प्रकार जो बताया गया है मंडलाकार अस्थि। मंडलाकार इसका मतलब उसकी एक स्पेसिफिक साइज जो होती है वो होती है, लेकिन उससे किसी बंधन में हम बांध नहीं सकते। तो उसमें वर्टिब्रास आते हैं। वर्टिब्रास आपको पता है कि वर्टिब्रास अलग अलग स्थान पे जो होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, तो इसका जो साइज और शेप होता है वो डिसाइडेड है, लेकिन अलग अलग है। तो मंडल के समान होते हैं, इसीलिए उसको मंडलाकार अस्थि कहा जाता है वर्टिब्रास को। उसके बाद 4th टाइप है रुचक अस्थि, जो होते हैं टीथ, रुचन करने कार्य, यानी हमें टेस्ट देने का कार्य जो करते हैं। हम आहार का ग्रहण करते हैं, उसको चबाते हैं और उसकी वजह से टेस्ट आती है। ये कार्य में जो दंत होते हैं वो महत्वपूर्ण अपना कार्य करते हैं, और हमें उसकी वजह से रुचा मिलती है, उसका टेस्ट मिलता है। इसीलिए जो टीथ होते हैं उसको रुचकास्थि कहा गया है। उसके बाद लास्ट 5th तरुणास्थि। तरुणास्थि का मतलब जो अस्थि के रूप में पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं होती है, कार्टिलेज जो होते हैं, जैसे जो स्टर्नम होता है उसका एंडिंग का पार्ट जो होता है जिपोइड प्रोसेस, वो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, ओके। वो ना पूरी तरीके से बोन रहता है, ना पूरी तरीके से मसल रहता है, उसके बीच कॉन्स्टिट्यूशन उसका रहता है। इस प्रकार की जो कार्टिलेजिनस पार्ट बॉडी में होते हैं उसको तरुणास्थि कहा गया है, ओके। तो ये प्रकार हो गए, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका डिटेल पार्ट आप रचना में पढ़ लेना, यहाँ पे सिर्फ उसके नाम है। उसके बाद का पार्ट है नेक्स्ट पॉइंट, 11th पॉइंट, अस्थि धातु की उपधातु, ओके। तो आढ़मल्ल की टीका है, शारंगधर संहिता की टीका यानी। तो पहले अध्याय उसके जो 3 पार्ट हुए उसके अंतर्गत पहले पार्ट की 5वें अध्याय का 16वां तथा 17वां श्लोक दंत्या अस्थ्याम उपधातु, ओके। दंता अस्थ्याम उपधातु यानी दंत ये अस्थि का उपधातु होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो क्यों होता है अस्थि का उपधातु अगर दंत होता है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसके लिए कुछ 3 कारण बताए हैं। पहला कारण ये होता है कि अस्थि व दंत ये दोनों ही शारीरिक घटक पृथ्वी महाभूत प्रदान होने की वजह से कठिनता उसमें पाई जाती है, काठिन्य उसमें पाया जाता है, ओके। तो दोनों में महाभूत का साधर्म्य होने की वजह से उसके गुण भी है जो होते हैं वो गुण भी समान है, ओके। कठिन रहता है, हार्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि दंत व अस्थियों के पोषण के लिए एक ही प्रकार के आहारीय घटक की आवश्यकता होती है। अस्थि और दंत इन दोनों का पोषण एक ही प्रकार की चीजों से होता है, क्योंकि दंत और अस्थि दोनों में कैल्शियम जो होता है
इस मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कैल्शियम के द्वारा वो बनता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मिल्क लिया जाए, हमने इसके पहले भी देखे हैं, तो मिल्क जो होता है उसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम अगर लेंगे या फिर मिल्क लेंगे तो उसके वजह से बॉडी को कैल्शियम, बल्कि अस्थि और दंत दोनों भी बनेंगे और टिकेंगे। ओके, तो दोनों की बनने की प्रक्रिया उसके कॉन्स्टिट्यूशन सेम होने के कारण सेम होती है। तो इसीलिए ये दूसरा कारण बताया गया है। तीसरा कारण बताया गया है कि अस्थि क्षय में दांतों का आरोग्य बिगड़ जाता है। ये तीसरा कारण समझने के लिए ऊपर के दो कारण हमने देखे हैं कि जब भी शरीर में अस्थि क्षय होता है तो उसका परिणाम दांतों के ऊपर होता है, या फिर दांतों में हुई हुई विकृतियों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि शरीर में कहीं पे अस्थि में विकृति है। तो अगर आपके दांत में डेंटल केरीज होती है, इसका मतलब बॉडी की अस्थियों में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। That is a specific disease related to teeth due to your eating habits. उसके वजह से वही वही वो चीज़ है। लेकिन अगर सभी के सभी जो डेंटल आपकी एक टीथ की जितनी संख्या है, जो 32 रहते हैं, सभी के सभी में अगर पेन होता है, सभी के सभी अगर हिलने लगते हैं, इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं अस्थि धातु में विकृति है। और शरीर में अगर अस्थि धातु कमजोर होता है तो उसका परिणाम भी दांत के ऊपर होता है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनके दांत टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि वात की वृद्धि वृद्धावस्था में ज्यादा होती है और आश्रय भाव के अनुसार वात बढ़ने के कारण अस्थि क्षय होता है, और अस्थि क्षय होने के कारण उससे निर्मित होने वाला जो उपधातु है उसका भी क्षय होता है, और उसके कारण उस उम्र में दांत टूटते हैं या फिर गिर जाते हैं। ओके, तो ये हो गए अस्थि धातु के उपधातु। उसके बाद अस्थि धातु का मल। अस्थि धातु का मल क्या होता है, इसके लिए अष्टांग हृदय शायरी स्थान का एक श्लोक आया है। अष्टांग हृदय शायरी स्थान 3/63 एंड 64। अष्टांग हृदय शायरी स्थान के तीसरे अध्याय का 63 और 64वां श्लोक। ओके, तो 63 की सेकंड और 64वें श्लोक की फर्स्ट लाइन इसमें कही गई है, कफः पित्तम मलाखेषु प्रस्वेदो नखरोम च स्नेहो अक्षितो विषामोजो धातु नाम क्रमशो मला। तो ये श्लोक पूरे ही मल के लिए है। इसमें सभी के सभी धातुओं के मल आ गए हैं। कफ तो आप चार्ट के रूप में भी लिख सकते हो, रस धातु का जो मल होता है वो कफ होता है। उसके बाद पित्तम आया है, तो रस धातु रक्त धातु का जो मल होता है वो पित्त होता है। मल्लाखेशु, खेशु का मतलब होता है जो खमल होता है वो, तो मांस धातु जो होता है उसका मल जो होता है वो खमल होता है। स्त्रोतस में कर्ण मुख नासिका में जो मल मिलता है वो खमल होता है, तो मांस का जो मल है वो खमल होता है। उसके बाद प्रस्वेदो, प्रस्वेदो का मतलब यहाँ पे स्वेद बताया गया है, तो मेद धातु का जो मल होता है वो स्वेद होता है। नखरोम च, नखरोम च का मतलब च आया है यानी आदि, तो नख इसमें जो अस्थि होती है उसके मल में नख भी आते हैं। हाँ, उसके बाद रोम भी आते हैं। रोम का मतलब फिर यहाँ पे केश आएगा। हाँ, रोम का मतलब शरीर के ऊपर के रोम, उसी को हम लोम भी कहते हैं। उसके बाद समश्रु, ये सभी के सभी अस्थि धातु के मल है। नख, केश, लोम, समश्रु। ओके, ये तो ये सभी उसके मल के रूप में आ जाते हैं। स्नेहो अक्षी,
स्नेहो अक्षी, इसका मतलब अक्षी का मतलब होता है आंखें। ओके, तो अक्षित्वक, तो इसमें ये बताया गया है कि मज्जा जो होता है उसका मल जो होता है वो है त्वचा का स्नेह, नेत्रविट तथा पुरुष का स्नेह। ओके, तो त्वचा का जो स्नेह होता है वो भी, उसके बाद आंखों में से जो विट रहता है, जो मल निकलता है वो भी, और पुरुष के ऊपर जो स्नेह रहता है वो भी मज्जा का ही स्नेह। ये मज्जा धातु में हम फिर से देखेंगे। और उसके बाद ओजो धातु नाम क्रमशः मल है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार जो शुक्र जो होता है धातु है उसका मल बाकी संहिताओं में नहीं बताया गया, लेकिन अष्टांग हृदय के अनुसार ओज जो होता है वो शुक्र का मल कहा गया है। अब उसके पीछे भी उनका एक रीजन है। तो जब हम ओज पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि ओज को उन्होंने मल क्यों कहा है। ओके, तो आज हमने अस्थि धातु के गुण, उसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति काल, कार्य, उसके प्रकार, उपधातु तथा मल, ये पॉइंट देखे। तो इससे रिलेटेड श्लोक जो है, जो बार बार आए हैं वो नहीं, जो सिर्फ सिंगल टाइम आए हैं वो तथा उसका मीनिंग, और कुछ जो टीकाओं के श्लोक है उसकी सिर्फ सिंगल लाइन रहेंगी, क्योंकि उसके मीनिंग इतने आसान है कि आप वो श्लोक देख के ही समझ सकते हो। तो उसके सिर्फ श्लोक रहेंगे, और जो संहिता के अंदर के श्लोक है उस श्लोक रहेंगे और उसका मीनिंग रहेगा। ओके, तो आज का पार्ट इजी था, समझ ही गया होगा।